किसी देश का राष्ट्रपति बार बार ये कहता हो कि मैं शांति दूत हूं, लेकिन वही राष्ट्रपति किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश पर हमला करे, उसके राष्ट्रपति को उठाकर, उसकी पत्नी को उठाकर अपने देश ले जाया जाए और आरोप क्या कि ड्रग्स तस्करी के उनके ऊपर आरोप लगे। और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है और उनको और उनकी पत्नी को भी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी घटना की जानकारी, मतलब आप अगस्त 2025 से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, लेकिन जनवरी 3 जनवरी के आसपास इसको मतलब पूरा करते हैं और इसकी भनक वेनेजुएला के किसी भी न्यूज़ एजेंसी या फिर आप कह लें कि जाँच एजेंसियों को पता तक नहीं चली। तो ये एक घटना जो एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है इस समय। और मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल देव आनंद जी। सर नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा हो, रूस का मुद्दा हो, किसी भी दूसरी कंट्री का मुद्दा हो, वो अपने आप को शांति दूत का अवार्ड लेने से पीछे नहीं रखते, और लेकिन वही ये कार्रवाई करे कि किसी देश के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा लाए। ये कितनी बड़ी घटना है। ये व्यक्तिगत नाम की हम चर्चा कर ज्यादा रहे हैं आजकल, पर देखिए कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिकन राष्ट्रपति होता है, हर देश की एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसके अंतर्गत वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रंप को पागल कहते हैं, ये स्टेटमेंट देता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम अभी चर्चा कर रहे थे, जैसे आपने ट्रंप का नाम लिया, मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेने चर्चा करने के बजाय, क्योंकि ये राष्ट्र के प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उस नजरिए से देखना चाहिए। बहुत सारी बार ये चर्चाएं होती हैं कि ट्रंप बेवकूफ आदमी है, बोलता कुछ है, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं ये कभी भी नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता हूँ। अमेरिका अपने राष्ट्र हित के अंदर जो जो उसकी अ, लंबे समय की जो प्लानिंग होती है, उसको वो एग्जीक्यूट धीरे धीरे करता है। अभी जो एक इस वेनेजुएला के जो एपिसोड के बाद जो एक चीज साफ हो गई है, अब अमेरिका वो नहीं कहता है कि हम अगर उसके कोई हित कहीं टकरा रहे किसी दूसरे देश से, तो क्या होता है, हम डिप्लोमेसी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। बिल्कुल, आपने जैसे पूछा कि ट्रंप का वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका द्वारा हमला किया गया और उनके राष्ट्रपति को अगवा करने की जो बात हुई है, मेरा ये मानना है कि ट्रंप पहली बात बहुत शागिर्द आदमी है, कहीं ये बेवकूफ आदमी नहीं है जो बोलता है। हम सोचते हैं ऐसे कोई डिप्लोमेट थोड़ी बोलते हैं, या डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है। और सामान्यतः जो डिप्लोमेसी की डेफिनेशन ट्रंप ने बदल दी है। आज सिर्फ ये कि राष्ट्र हित में, उनके जो राष्ट्र हित में है, उसके लिए पुराने जमाने में वो बात किया करते थे, फिर वो सैंक्शंस लगाया करते थे। और अगर आपने देखा हो, ट्रंप को जब नए नए राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए एक स्टेटमेंट दिया था, और वो एक कनाडा के लिए दिया था कि बी माई 51st या 52nd स्टेट। तो उसमें लोग मजाक कर रहे थे, नहीं ये जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है। और उसके बाद ग्रीनलैंड का भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इस तरह की बातें थी। और वेनेजुएला के पीछे वो बुरी तरह से पड़े हुए थे कि ये ड्रग नार्को है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या कारण रहा जी, कि जो सीआईए है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा प्रेल्यूड आपको बता दूं। अगर आप देखें तो अब ये मामला क्या है पूरा, देखिए ये मामला बिल्कुल अमेरिकन राष्ट्र हितों का है। राष्ट्र हित अमेरिका कभी कल की या परसों की, भारत या हमारे जो सामान्य देश है दुनिया के, उनकी तरह सोच के ये 100 वर्षों तक आगे की सोचता है। जैसे अगर आपने देखा हो, बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम सुना था, जिसके कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। पर ये सेंट मार्टिन आइलैंड को आज नहीं चाहिए था, इनको चाहिएगा आगे, जब कभी चीन बड़ा होकर के आएगा, आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद। तो उसी तरीके से इस वेनेजुएला का जो ये एपिसोड हुआ है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, बाकी सबको पता है, मीडिया बहुत कवर कर चुका है कि कितना है। मैं दर्शकों को ये बता दूं, आपके जो दर्शक हैं उनको, कि वेनेजुएला अमेरिका के कहीं टच नहीं होता है। उसकी बाउंड्री भी करीब 2000 किलोमीटर से दूर है। पर वेनेजुएला के अंदर जो उनकी, देखिए अमेरिका का एक इतिहास है। 1974 के दौर में अगर आप देखो, जब ये डीजल और ये इनके सऊदी अरेबिया में जब एक समझौता किया था इसने, वो समझौता उनके ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस के बाद उसको बेचने के लिए, और उसकी जो रॉयल्टी आएगी वो भी सऊदी अरेबिया इनको डॉलर्स में देगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी इनकी एक जो अभी यहाँ वेनेजुएला को मैं उससे जोड़ के देख रहा हूँ। देखिए अमेरिका के इस मामले में
दो ही इंटरेस्ट नजर आते हैं। पनामा का मैं फिर आऊंगा इन दोनों के। पहला इंटरेस्ट है, जैसे दुनिया कह रही है, मैं भी मानता हूं, तेल को लेकर के, ऑयल डिप्लोमेसी या ऑयल रिक्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए आज के दिन अमेरिका करीब 37 ट्रिलियन डॉलर्स के डेट में है। ये बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा कि मोस्ट पावरफुल कंट्री और इतना डेट कैसे, बट ये सच्चाई है। अब इसको डेट के कारण इसकी इकोनॉमी अभी इन दिनों में अगर हमने देखा हो गिरने लग गई थी। और सडनली जो ट्रंप पीस नोबेल पीस प्राइज की बात करता था, कैसे वो आतंकी प्राइज की बात करने लग गया। ये दबाव देश के थे। अब वेनेजुला पे आता हूं, वेनेजुला में क्या है, ऐसा क्या था। वेनेजुएला के जो सवाल के ऊपर जो चर्चाएं पूरी दुनिया भर में हो रही है, मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका ने ये कदम उठाया है। इस कदम उठाने के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मुख्य दो कारण मैं देखता हूं उन पे आऊं, उससे पहले वेनेजुएला के बारे में बताना चाहूंगा कि ये दक्षिणी गोलार्ध में अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, राष्ट्र है, जो करीब 2000 किलोमीटर अमेरिका से दूरी पर है। कहीं इसका आसपास कोई बॉर्डर नहीं लगता, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। बट फिर भी अमेरिका ने इस प्रकार से हमला करके उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि अगवा क्यों किया, क्योंकि अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली थी। ये आज की बात नहीं है। देखिए, मैं इस पूरे एपिसोड में ट्रंप की मैं व्यक्तिगत पर्सनैलिटी की बात करूं तो लोग ये मानते हैं कि वो कुछ बोलता है वो गलत बोलता है, वो ऐसे ही बक देता है। नहीं नहीं, मैं जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने नूर खान एयर बेस के ऊपर अमेरिका के जो जो न्यूक्लियर एसेट्स को मारा था, उसी दिन सब लोग कह रहे थे कि ट्रंप ऐसे बोल रहा है, मैंने करवाया। मैं उस समय भी कह रहा था कि अमेरिकन बिल्कुल सोचे समझे स्टेटमेंट देते हैं। भारत को दबाने को प्रेशर में लाने की कोशिश की, पर वो तो नरेंद्र भाई मोदी थे, जो मैं मानता हूं शायद खुद के प्रेशर में नहीं आते तो किसी दूसरे के में क्या आएंगे। वहां से अगर हम आगे आए, वेनेजुएला की अगर बात देखें तो मैं इसको दो केंद्र बिंदुओं में देखता हूं। और यहीं पर ही पहले मैं ट्रंप का, जब आपको पता है जब ये राष्ट्रपति बने थे उन दिनों में उन्होंने क्या किया था, आते कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। कनाडा के लिए दिया था, ग्रीनलैंड के लिए दिया था कि आप हमारा 52nd स्टेट बन जाओ या 51st स्टेट बन जाओ, और अगर आप खुशी खुशी करते हो तो ठीक है, वरना मैं आई वोंट हेजिटेट टू यूज मिलिट्री पावर, कि मैं ताकत का इस्तेमाल करने में नहीं दिखूं। पर देखिए उसने कितना एक डिसेप्शन के साथ काम किया, आवाज दूसरों को दी और ये कार्रवाई कर दी वेनेजुएला में, जो दक्षिण में है, ये दोनों के दोनों कनाडा नॉर्थ में है। अब ये जो इस तरह के उसके विचार थे, देखिए ट्रंप अकेला व्यक्ति का कोई औकात नहीं होती है, मैं मानता हूं किसी भी सिस्टम में। राष्ट्र के जो हित होते हैं, राष्ट्र की जो प्लानिंग होती है, उनके हिसाब से हर लीडर को काम करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। इवन हिटलर था तो उसको भी अपने जो उस समय की जो नीतियां थी उसके अंतर्गत काम करना पड़ा था। उसी नीति के अंदर अमेरिका और दूसरे राष्ट्रों में क्या फर्क है कि दूसरे राष्ट्र 10 साल की सोचते हैं, आगे 15 साल की सोचते हैं, और कई तो ऐसे जो आज कुछ समझौता किया, कल से उसकी कमाई शुरू हो जाए तो। बट अमेरिका सैकड़ों साल बाद की सोचता है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए भारत के केस में बांग्लादेश को एक सेंट मार्टिन लाइन को लेकर के शेख हसीना को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। पर क्या अमेरिका को अभी थोड़ी आना था, वहां जरूरत ही नहीं थी उसको। और ये मेरा नजरिया है कि सेंट मार्टिन आइलैंड उनको चीन के खिलाफ यूज करना था, जब चीन महाशक्ति बन जाता। आज उभरती शक्ति है अमेरिका, और दोनों हम बराबर, तो समय ही बताएगा कौन पावरफुल है कौन बड़ा है। पर आज के दिन अमेरिका बड़ा माना जाता है, रूस है, चीन है, तो चीन को अमेरिका की नजर में 10 से 15 साल लगते, और उसने आज से छेड़खानी शुरू कर दी। अब आता हूं जहां उसकी प्लानिंग की। वेनेजुएला की प्लानिंग आज की नहीं है। दर्शकों को पता होना चाहिए कि अमेरिका वो देश है जिसने दुनिया में एक पेट्रो डॉलर के लिए, मैं पेट्रो डॉलर पे बात आऊंगा, पर एक संधि की थी सऊदी अरेबिया से 1974 के आसपास। और वो संधि ये थी कि जब तेल मिला सऊदी अरेबिया में, उस तेल को निकालने के लिए, उसको बेचने के लिए, और बेचने के लिए रॉयल्टी के लिए सऊदी अरेबिया को रॉयल्टी देनी पड़ रही थी अमेरिका को, कि भाई मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूं। ये सारे पेमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में दुनिया को तेल बेचेंगे, और मेरे को भी डॉलर ही, मेरे से ही लेकर के मेरे को डॉलर देंगे। डॉलर व्यापार का ये जन्म हुआ था। तो ये इस मानसिकता के साथ, और वो उसमें सफल रहे कि आने वाले समय में, क्योंकि तेल सऊदी अरेबिया शुरू शुरू में बेचता था ज्यादा, और करते करते जो डॉलर की उसने एक हेजेमनी बना ली, एक अपना साम्राज्य बना के रख लिया दुनिया में। पहली बात तो ये, इस को मैं बाद में आऊंगा कि इसके दुष्परिणाम, इसको जिसने खतरा दिया, मैं क्यों जोड़ रहा हूं। अभी वेनेजुएला में अगर आओ आप, यहां भी तेल है, और तेल अगर ईरान की भी अगर बात देखें, ईरान शाह ऑफ ईरान थे,
वो भी जब तेल वेल जब लिया करते थे तो वो भी अमेरिका के साथ डील किया करते थे। वो खोमेनी का विद्रोह हुआ 79 के अंदर, और उसके बाद वहां से अमेरिकन का होल्ड कम हो गया। वो भी एक अलग एंगल था। तीसरा, इसी तरह वेनेजुएला के अंदर भी 70-80 के दशक तक अमेरिकन सपोर्टेड वहां सिस्टम हुआ करता था। अमेरिकन कंपनियां वहां तेल निकाला करती थी। पर जब से ये मादुरो के जो गुरु थे वो जब तक नहीं आए थे तब तक वहां रहती थी। वो आते, उन्होंने कहा कि अमेरिका पैकअप, और उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। लड़ाई वहां से शुरू होती है, आज की नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं कि कल आगे अमेरिका ने बहुत गड़बड़ किया ना। वहां से लेकर के अब क्यों वेनेजुएला क्यों टारगेट बना? देखिए, वो इसलिए बना कि वेनेजुएला में आज के दिन दुनिया के अंदर जो अरब कंट्रीज हैं उनको माना जाता है कि वो तेल का निर्धारित करते हैं, सारे का सारा व्यापार, सारी प्राइसेस, और तेल को लेकर के जो भी उनकी हेजेमनी जिसको कहते हैं, दादागिरी कहो या उनका एकमात्र अधिकार कहो या वर्चस्व कहो, वो उनका है। अब इसको तोड़ने के लिए अभी जब यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो रूस ने उत्पादन बढ़ाया, और उसके बाद थोड़ा लगा कि अमेरिका को कि ये जो अरेबियन कंट्रीज है इनका वर्चस्व तोड़ा जा सकता है, जैसा मैं सोच रहा हूं, और उसने वही किया। उसमें क्या किया उन्होंने, देखिए, सबसे ज्यादा तेल दुनिया में जो 303 मिलियन बैरल जो तेल है वो वेनेजुएला में है, और वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। वहां इतनी हाई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इस तेल की कीमत आज के बाजार में बताते हैं करीब 27 ट्रिलियन है, और अमेरिका का जो आज का डेट जो माना जा रहा है वो 37 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो अगर ये 27 से 28 या 30 जो भी $5-10 के ऊपर नीचे प्राइस हम कैलकुलेट करें, तो अमेरिका का जो ट्रिलियंस का डॉलर का जो डेट है वो इससे क्लियर होता है आज की तारीख में। वैसे भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका इकोनॉमिकली वो पिछड़ रहा है, जीडीपी में पिछड़ रहा है, बहुत सारी उसको दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ये अगर तेल हमारे कब्जे में आ जाए और किसी भी तरीके से आ जाए, वो उसकी दादागिरी है, उसने कैसे लॉन्च किया वो मैं अलग आऊंगा, पर मोटे तौर पे ऑयल का खेल एक है, जबकि नाम लगा रहे हैं वो ड्रग्स का। और ड्रग्स तो देखिए दूसरे देशों में होता है, इसका तो कोई नाम भी नहीं है। और अमेरिका के विद इन ऑल्सो लोगों ने, विद्वानों ने कहा है कि ये ऑयल के लिए माना जा रहा है, न कि कोई ड्रग वगैरह का केस है। यस, अमेरिका ने, ट्रंप ने जिस प्रकार से ये दादागिरी करते हुए पूरे दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया, ये एक अलग बात है। पहली बात, तेल के साथ साथ जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तेल यहां सबसे ज्यादा है, उसके बाद सऊदी अरेबिया में है, उधर फिर कनाडा में तेल है, और ऊपर रूस में तेल है। तो ये तो 5-4 जो केंद्र बिंदु है तेल के दुनिया में। कनाडा को ये ऑलरेडी बोल चुका है कि आज नहीं तो 1-1.5 साल के अंदर अमेरिका की प्लानिंग होगी। देखिए, कुछ स्टेटमेंट देते हैं जो आगे इनका वो प्रैक्टिकल में उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अगर ये तेल वाली कहानी अगर एक हम मान के चले कि इस तरह का हुआ है, अब यहाँ तेल के साथ साथ पेट्रो डॉलर भी है। देखिए, मैं आपको पेट्रो डॉलर क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सऊदी अरेबिया के साथ पहला जब समझौता किया तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को बोला कि तुम हमारे डॉलर लोगे, और दुनिया कोई भी तुमसे तेल खरीदेगी, तुम बोलोगे कि अमेरिकन डॉलर दो तो ही तेल दूंगा। और इस चक्कर में अमेरिका के डॉलर मजबूत होते चले गए, करेंसी बनती चली गई, और बाकी भी इकोनॉमिकली वेपन और उनके बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, उसने इस तरह एक हेजेमनी बना ली। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, पेट्रा डॉलर भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसका खतरा। देखिए, ये जो मादुरो साहब थे, मैं इससे पेट्रो डॉलर को जिसने हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा बातचीत चर्चा शुरू की कि हम हमारा व्यापार हमारी ओन करेंसी में करेंगे। अगर आपको याद हो, सद्दाम हुसैन ने कौन सा पाप किया? सद्दाम हुसैन की तो कोई चीज ही नहीं थी इस पूरे खेल के अंदर। और सद्दाम हुसैन ने यही बोला था, जितना मुझे ज्ञान है, मैं सेना में उस समय यंग ऑफिसर हुआ करता था, और मैं उसको जितना अध्ययन किया था वो ये था, उसने बोला कि हम अब हमारे, शायद रियाद है, मैं भूल रहा हूं उनकी करेंसी क्या है, कि हमारी करेंसी और दूसरे देशों की करेंसी में करें, डॉलर को नहीं करेंगे। नतीजा क्या हुआ, अमेरिका ने बहाना निकाला उसके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और जाकर के उसको बर्बाद कर दिया, पकड़ करके एक इस तरह का वो उन्होंने डीप स्टेट का गेम चलाया कि उसको वहीं फांसी दे दी। और उसके बाद में अगर अभी हम देखें तो दूसरा जो अभी मादुरो साहब का जो किस्सा है, मादुरो का क्या है, मादुरो ने क्लियर अमेरिका को बोला कि भाई नहीं, हम हमारी टर्म्स पे करेंगे। और उससे अगर अब अमेरिका के पास तो तेल बचा नहीं,
वो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अरेबियन कंट्रीज अमेरिका को आंख दिखाने लग गई। अब देखिए छोटा मोटा उनका सारा आंख, तो वो क्यों जो अरेबियन कंट्रीज है, इनका दादागिरी इसीलिए चलती थी, तेल था। अब जब यहाँ पर इतना दुनिया का 20% तेल युगोस्लाविया में है, ये तेल अमेरिका के कब्जे में आ गया, तो एनर्जी के बिना तो काम चलेगा नहीं ना। तो इसलिए इसने किया। और इसको क्या था कि मादुरो चीन के साथ व्यापार कर रहा था जो येन में कर रहा था, रूस के साथ कर रहा था वो उसमें कर, तो मादुरो ने भी चैलेंज कर दिया पेट्रो डॉलर को। तो इस तरह ये पेट्रो डॉलर को थ्रेट देखते हुए, क्योंकि अगर पेट्रो डॉलर डॉलर खत्म हो गया, देखिए पेट्रोल एक एनर्जी है, उसको सबको खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए अगर मान लो देश आगे वाला कहता है मुझे डॉलर दो, तो आगे वाले को तो मजबूरी में डॉलर अमेरिका से मांगने पड़ेंगे। अमेरिका के पास डॉलर है कि नहीं, उसको क्या मशीनों में छापता है और अपनी दादागिरी करता है, जो भी अपना सिस्टम है उसका। इस प्रकार जो ये थ्रेट उसको आई, तो उसने इसको भी चुप करा दिया। ऑयल का मैंने आपको बताया है। तो मैं ये समझता हूँ बेसिक कारण पेट्रो डॉलर को खतरा, और तेल चाहिए था, इसको एनर्जी चाहिए और थी। सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका अगस्त 2025 से इस चीज की, मतलब कि जो मादुर है उनकी पूरी निगरानी रख रही थी, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके हर एक मूवमेंट पे नजर थी इनकी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति भवन है, उसके ही कुछ अधिकारी थे जो ओके। सेंट्रल एजेंसी जो अमेरिका की है उसके संपर्क में थे, वो हर मूवमेंट की उनको खबर दे रहे थे। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि वेनेजुएला के जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको इस खबर का बिल्कुल। पता ही नहीं चला कि यार हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं इस ऑपरेशन पे आऊं उससे पहले जो मैं बीच में नाम भूल गया था, वो गद्दाफी का नाम था। गद्दाफी। मोहम्मद गद्दाफी ने, जो लीबिया के थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम डॉलर्स नहीं खरीदेंगे, और अंजाम हम सबको पता है गद्दाफी का क्या हुआ। अब आता हूं आपके साथ। देखिए जो ये ऑपरेशन हुआ है, अमेरिका एक इस तरह की मिलिट्री पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सुपर पावर है। उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है। वो जब ऑपरेशन, पहली चीज एज ए, अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन देखें तो बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी बिल्कुल सुपर सक्सेस में मानता हूं। अब अगर दूसरी तरफ आए, सही गलत वो बाद में चर्चा करेंगे, पर आपको मैं पहले बताऊं होता है क्या। देखिए जो सीआईए है, या कोई भी, जैसे मोसाद है इसराइल की, या हमारी आईबी कहो, रॉ कहो, रशियन केजीबी कहो, तो सारे दुनिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो अपने तरीके से काम करती हैं। और कोई भी ऑपरेशन, देखिए अमेरिका ने क्या किया, उसको बहुत ट्राई किया। आपको पता है करीब इसके पास मिलिशिया है, किसके पास, मादुरो के फॉलोवर्स हैं मिलिशिया, बताते हैं उनका नंबर 40 लाख है। ये दूसरा वियतनाम ना बन जाए, मुझे ऐसा लगता है। और जो मादुरो का जो मिलिशिया इतना बड़ा है, जो उसके लॉयलिस्ट हैं, और लॉयलिस्ट मिलिशिया, ये शायद अमेरिका कहीं चूक कर गया। तो उनको पता था कि अगर हम अटैक करेंगे तो किसी भी प्रेसिडेंट को पकड़ने की तो कोई सोचता ही नहीं था ना। अब देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो अभी जेलेंस्की ने कोशिश की उसके महल पर बम बरसाने की, पर एक दूसरे को उठा के लाने की कोशिश नहीं की अभी तक। तो ये अमेरिका ने जो किया है, और ये तभी संभव होता है। ये देखिए आप सही कह रहे हैं, इस ऑपरेशन में क्या हुआ मैं बताता हूँ। अमेरिका ने पहले कई दिन उसको समुद्र को घेरा, फिर उनकी एयर स्पेस को काटा, वहां अपने उसने बेड़े लगाए, जंगी बेड़े लगाए, और टारगेट, हम आर्मी में इसको, मिलिट्री लैंग्वेज में, मैं क्योंकि कमांडो रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, कि हमारे जो कमांडो रेड्स होती हैं, एक रेड ऑन एंटेबी की थी इसराइल ने कोई जमाने में, तो ये भी मैं उसको उसी तरह की रेड में देखता हूं, ये अटैक नहीं देख रहा हूं। और रेड मतलब वो गए, काम किया और वापस आ गए। हाँ, बैकग्राउंड इसका बहुत दिनों तक उन्होंने किया। इसमें जो जानकारी टारगेट की उनको पूरी थी, कि कैसा भवन है, कहाँ रहता है, किस तरह का सामान लगा है। और जैसी जानकारियां निकल के आई है कि इन्होंने करीब 3 इनके मुख्य व्यक्तियों को इसमें बहुत दिनों से कल्टीवेट किया था, और उनके परिवार को ऑलरेडी अमेरिका से, वेनेजुएला से बाहर भेज दिया, और वो वहां रीजनेबली सेटल्ड कर दिए गए। बताया जाता है कि जो 150 करोड़ डॉलर की जो इनामी राशि थी, वो राशि भी उन्हीं के खाते में डाल दी गई, बता रहे हैं, जैसी खबरें मिल रही हैं। पर इंटेलिजेंस इस तरह का था, उन्होंने उसका जो ह्यूमन जो गार्ड था, जो एक होता है, अब इसके अंदर उन्होंने सेंध लगाई, और इसके अंदर से उन्होंने उसको सबोटाज कर लिया। ऐसा सुनने में आप बहुत कम आता है कि कमांडरों के साथ सेना ऐसा कर बैठती है, पर ये मादुरो ने गलती की और उसको समझ। पर यहाँ एक बात और है,
आप आखिर में मुझसे जरूर पूछेगा इससे भारत को क्या सबक लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए गड़बड़ क्या हुई है, आदमी इसके क्यों सबोटाज हुए। पहली बात तो ये व्यक्ति खुद तो अय्याशी करता था और ये अपने सैनिकों को तनख्वाह भी महीने की 30 तारीख को नहीं देता था। एक जो व्यक्ति ने अमेरिका के साथ जो साठ गांठ की जो मुख्य था वो इसका बॉडीगार्ड था। कहा जा रहा है कि जब उसके कमरे में घुसे तो जब अमेरिकन वहां जो जो चलिए मैं पहले इन पे आता हूँ। तो ये इनसे इतनी सांठगांठ थी कि वो लोग खुश नहीं थे। जब आपकी सेना और आपके गार्ड आपके सिक्योरिटी के आप खुश नहीं रख सकते तो देखिए आप सुरक्षित नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी देखते होंगे आजकल भारत के अंदर भी एक प्रचलन चल पड़ा है। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं सेना को गाली देते रहते हैं, सेना के अधिकारियों को गाली देते हैं। और पुलिस को भी मंथन करना पड़ेगा। ये पुलिस भी बहुत जगह फौजियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। आजकल आपने देखा होगा अखबारों में आता है, आज उस कर्नल की पिटाई कर दी, आज उस लेडी की पिटाई कर दी, आज वो झूठी एफआईआर। तो ये अगर आप देश की सैनिकों के आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत। और यही हुआ मादुरो के साथ। ये तीन जो मुख्य थे, उसका अंगरक्षक जो कल जब चाइनीज जो वहां आए थे, वहां जो डेलीगेशन आया था, वो लास्ट उसकी लोकेशन मिल गई उनको अमेरिकन को। बिकॉज लोकेशन ढूंढना, उसके बहुत सारे महल है, किस महल में रात को जाएगा। उस दिन वो 3 तारीख को जो बॉडीगार्ड जो अमेरिकन ने जो उसको सेबोटाज किया था, जो उसको अपना गुर्गा बनाया था, वो उसके साथ था। वो उसने पूरी खबर खट खट दे दी। और खबर देते ही उधर क्या होता है, घेरावा तो पूरा था। एक तरफ ट्रंप और मादुरो की बात भी हुई बताते हैं शाम को, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मेरी बात हो गई है। वो भी उसकी गलती रही। चीन का डेलीगेशन आया हुआ और चीन भी एक तरह अपनी दादागिरी दिखाने के लिए डोंट वरी वी आर विद यू टाइप कुछ हुआ होगा। तो ये सरप्राइज फैक्टर कहते हैं हम इसको, रेड के या कमांडो या ऑपरेशंस की नजर में, कि दुश्मन को सरप्राइज कर दे, जब वो लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हो तब स्ट्राइक करो। तो एक तो चाइनीज डेलीगेशन के विजिट, दूसरी मादुरो की ट्रम्प से बात हुई तो वो बड़ा निश्चिंत था। तीसरा जो उनका आदमी था, ये तो महीनों से प्लानिंग चल रही थी, तो पब्लिक डोमेन में आ गया, जैसे अमेरिकन सोर्सेज से ज्ञात हुआ है, और बात भी सही है। उस लड़के ने जो उनका मुख्य जो अंगरक्षक था, उसने उनको आखिरी खबर दे दी कि आज इसमें सो रहा, आ जाओ। ये कहने की देरी थी, उधर उनके जो अमेरिकन जो जो कमांडोज हैं, उन्होंने क्या किया कि वो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, जो हेलीकॉप्टर भी आप देखिए, इतना ही नहीं हुआ है, ये 3-4 जो उसके बॉडीगार्ड वो ही नहीं, बाकी लोग भी जो प्रोटेक्शन में जो रहते हैं, 2-3 सर्कल्स होंगे, उसका एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल। बताया जाता है कि जो ही वो इनके इनके अमेरिकन जो ट्रुप्स आते हैं अटैक करने के लिए या रेड करने के लिए, मैं रेड कहूंगा इसको, और नीचे उतरते तो कोई गोलीबारी नहीं चली है। पहले उन्होंने बमबारी की डिसेप्शन के लिए, उन्होंने उधर कुछ नहीं किया। डिसेप्शन अलग अलग जगह किया, फायरिंग की, बमबारी की, इधर कुछ भी नहीं हुआ था। वो आते हैं हेलीकॉप्टर से, उतरते हैं, उनको गाइड किया जाता है। तो इसका मतलब जो आउटर पेरिफेरी था, उनकी जो सेना के जो आदमी थे या जो पुलिस वाले, बिकॉज जो अंदर होते हैं वो तो उनके जो उनके खास होते हैं, उसके बाहर सर्कल होता है आर्मी का, उसके बाद सर्कल होता है किसी तीसरे, वो सारे के सारे अमेरिका ने उनको खरीद लिया था। और इस तरह से खरीदा कि जब वो ट्रुप्स आए अमेरिकन रेड करने के लिए, उनको कोई प्रकार की रेजिस्टेंस नहीं हुई। और बताया जाता कि एक संतरी गलती से खड़ा मिल गया, शायद उसको खरीद नहीं पाए होंगे या कोई उसी दिन ड्यूटी बदली हुई होगी, वो व्यक्ति गलती से खड़ा था तो एकदम हक्का बक्का रह गया, उसको सरेंडर करवा दिया। जब अंदर जाते हैं, बताया जा रहा है कि मादुरो अपने रूम में जब घुसे तो अमेरिकन के साथ जो उसका बॉडीगार्ड था वो भी वहीं खड़ा था। तो एक कहानी है, वो पुराने जमाने में ब्रूटस को कैसे मारा था, तो एक किताबों में यूट्यूब ब्रूटस के लिए कहते हैं कि यूट्यूब ब्रूटो। तो वो वैसे ही हो गया कि मादुरो बताते हैं, कहते हैं अरे तू भी इनके साथ है, समथिंग करके ऐसा हुआ। और इतना क्लीन ऑपरेशन हुआ, उन्होंने सारे उसको गार्ड को खरीद लिया, गार्ड को न्यूट्रलाइज कर दिया, कोई गोली तक नहीं चली। और बहुत कम समय के अंदर वो वहां से उसको लेकर के, उसको और उसकी पत्नी को लेकर के वापस हवाई जहाज में जाते हैं। आज वो अमेरिका की कैद में, आपने कल देखा किस तरह उसको लांछित किया जा रहा है, वेनेजुएला की इज्जत तार तार की जा रही है। उस व्यक्ति को, कुत्ते को भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जो कर रहा है। और यही कारण है महिला को पकड़ना, राष्ट्रपति है वो भाई किसी देश का, लोगों के साथ। अब ये इतना अहम अमेरिका में आया तो मैं मानता हूं उसके पतन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये था इनका ऑपरेशन। और इसके अंदर इनके स्पेशल ट्रूप्स थे जो ऐसा ही काम करते हैं।
जैसे हमारी कमांडो बटालियन करती हैं वैसे अमेरिकन हैं, सब अपने अमेरिकन सील भी इसमें, नेवी वाले भी शामिल थे, तो बहुत सफल ऑपरेशन है, नो डाउट अबाउट इट। तो सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जैसे ये ऑपरेशन किया, उसके बाद अमेरिका ने ये बयान भी जारी किया कि जो भारत रसिया से तेल खरीदता है, तो उसमें गिरावट की है भारत ने। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि भारत सरकार को रसिया से तेल खरीदने में, जो पहले मान के चलो 10 बैरियल खरीदती थी, तो अब उसको कम कर दिया। क्या कारण रहे होंगे इसके देखिए, पीछे? मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूँ। ये मुझे लगता है सवाल ही कांग्रेसी मानसिकता का है, या ये सवाल उन लोगों का ज्यादा है जो कम्युनिस्ट काइंड है, जो देश की सरकार को नेगेटिव कटघरे में खड़ा करना नहीं, 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 चाहते हैं। ये तो ना ना, मैं आपसे अमेरिका नहीं ने कह रहा हूँ बोला है ना। भाई, आप तो, अमेरिका ने एक बात ना ना, मैं कही आपकी है बात कि समझ गया हमारी हूँ। बातों आपके सवाल पे मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। लोग जो ऐसी मानसिक, आप भी तो लोगों के विचार को ही तो दर्शाते हैं ना। देखिए, नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, और मैं उनके आ रहा हूँ, उस पे आ विदेश रहा हूँ। मंत्री का बयान है ये। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपको याद हो, मैं थोड़े दिन पहले लेके जाऊं, अमेरिकन ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तब से कितने हमारे देश के लिए उलट पटांग बोल रहे हैं। उनमें से एक भी सत्य नहीं था। एक तो मैं बता सकता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश की, या अमेरिका की क्या मंशा थी उसके पीछे, वो तो वो जाने। पर जिस दिन से हमने इनका नूर खान एयर बेस के ऊपर न्यूक्लियर एसेट्स को ठोका है, उस दिन के बाद अमेरिका हमारा दुश्मन हो चुका है। वो हर प्रयास कर रहा है। उन्होंने अब जो बोला तेल का, देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा आपका टाइम लूंगा। तेल की मैंने आपको डिप्लोमेसी दुनिया की बताई, किस प्रकार से अमेरिका तेल के लिए तो वहां गया है, और दूसरा पेट्रो डॉलर के लिए। जब तेल इतना मुख्य एनर्जी सोर्स है दुनिया में किसी के लिए भी जिंदा रहने के लिए, तो देखिए अब जब अमेरिका ने क्या किया, आपको पता है अमेरिका, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसपे वो सैंक्शन नहीं लगा रखा? वेनेजुएला पे सैंक्शन थे, ईरान पे सैंक्शन है, और रूस पे सैंक्शन है। कारण कुछ भी हो, जब दुनिया में इतना सैंक्शन लग गया, तो आपको दर्शकों को ये पता होना चाहिए। एक स्टेज आई थी, क्योंकि हम तो तेल ईरान से ले रहे थे, हमारी तो ईरान के कारण हमें अमेरिका ने बोला आप ईरान से ले सकते हो। भाई ये बताओ, हमारा क्या वो कोई भाई भाई लगता है? या हिंदुस्तानियों को उन्होंने अपनी बेटी दे रखी है ट्रंप ने शादी में? ऐसा क्यों किया? ये लोग जो हमारे, मैं उनको एंटी नेशनल गैंग कहता हूं। देखिए, हर व्यक्ति वो एंटी नेशनल है जो कठिन समय में सरकार के साथ नहीं खड़ा होता, अपनी सेना के साथ नहीं खड़ा होता। क्योंकि सरकार हम ही ने चूज की है भाई। मोदी जी आसमान से चुन के नहीं आए हैं, या सेना बाहर से नहीं आई है। तो इनके साथ खड़े नहीं होने का मतलब, जो क्वेश्चन उठाता है वो मैं मानता हूं थोड़ा सब्र करना चाहिए उनको। तो जब ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा, हमारे सेना के अधिकारियों ने बोला कि नहीं भाई, हमने सीज फायर किया है हमारे शर्तों पर। आई थिंक दैट क्लोजेस द टॉपिक। उसी तरह आप जो आज ये सवाल कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने हर जगह वो लगा रखा है। क्या लगा रखा है? टैरिफ लगा रखे हैं, और उनको कर रखा कि इनसे तेल कोई नहीं खरीदेगा। तब ईरान से हमें इजाजत इसलिए दी थी कि अमेरिका को साथ, तब तक हमारे रिश्ते अच्छे थे, तब तक हमने नूर खान को नहीं ठोका था, प्लीज अंडरस्टैंड। और वो आज भी अमेरिका को हमारी जरूरत है। मैं आपको बता दूं, उसका नंबर 1 दुश्मन चीन है, हमसे कोई खास उसकी औचित्य नहीं है। तो उसने हमें इजाजत दी। जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, तो रूस तो बहुत लोगों को गैस देता है, पेट्रोल देता है। तो ये अमेरिका ही था जिसने बोला कि रूस से लेने के लिए भारत को कोई प्रतिबंध नहीं है। जब रूस से भी हमारी बात हो रही थी कि हमें सस्ता पेट्रोल देगा, रूस को जरूरत थी, और हमें भी हमारी इकोनॉमी को बचाने की जरूरत थी। तो अमेरिका उस समय हमारे समर्थन में था। देखो देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा, जो लोग बहकाते हैं ना कि मोदी ऐसा क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट, अरे भाई दैट इज आवर बेस्ट वे। हमारे सबसे बड़े अधिकारी है फॉरेन मिनिस्ट्री में, हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं रॉ में, तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो उस समय जब हमें रूस को तेल खरीदने की हमारे को छूट क्यों दी, आप बताओ, क्यों छूट दी? कोई जवाब है? नहीं है। हमारा रिश्तेदार नहीं अमेरिका, मैं कहता हूं। पर उसको जरूरत भारत की थी, क्योंकि भारत तेल लेने लगा, और भारत एकमात्र वो कंपनी है जो तेल को लेकर के रिफाइन करता है बहुत बड़ी तादाद में। अगर आपको याद हो, दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां हिंदुस्तान में बनती है। कोरोना के टाइम पर दवाई बनाने में भारत ही बना पाया, दुनिया में सब पिछड़ गए थे। तो उस दौर में कि इकोनॉमी दुनिया की डगमगाई नहीं, अमेरिका ने भारत को इनडायरेक्टली बोला कि आप तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो। आप देखिएगा, रूस को मना किया, यूरोप को मना किया, यूरोप को कि मत लो, पर वो इधर से काम पकड़ के इधर से पकड़ लिया और आके हमसे तेल लिया। तो ये पहली बात है। जहां तक अमेरिका के इंटरेस्ट, वो लोग, उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका अपने पैसे से रिश्ता है,
और अपने हितों से रिश्ता है। अब बताते, देखिए भारत कितना रूस से तेल ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है, हाउ डज इट मैटर? मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जब तक हमारी सरकार हमारे देश के अंदर हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रही है, हमारे तेल की प्राइसेस को आप मान के चलिए, उस दौर में अगर रूस के यूक्रेन के 3 वर्ष पहले भारत में मोदी जी की सरकार अगर रूस से वो इस तरह का ताना बाना नहीं करती, अमेरिका के साथ वो वेवर नहीं लेती, तो हम आज तेल जो हमारा 100 के अंडर 100 रुपी, मैं पिछले शायद 10 साल से 100 के नीचे ही है ये मेरे ख्याल से, वो कम से कम 400 रुपए पेट्रोल जिस तरह पाकिस्तान और दूसरे हमें श्रीलंका में तेल है वो हो जाता, तो मैं तो हमारी जीत मानता हूं। हाँ, कम ज्यादा हो रहा है, मैं यही मानता हूं कि भारत के हित में जो है, अब देखो स्थिति बदल गई आफ्टर ऑफ सिंधु। आपने देखा होगा अमेरिका एंटी भारत पोस्चरिंग ले रहा है, और अमेरिका आज के लिए सोच ही नहीं रहा, जैसे मैंने बता रहा हूं, अमेरिका भारत को कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो उनका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो निकल के आया, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, क्लियर कहा है कि न तो रूस हमारा दुश्मन है, न भारत हमारा दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन अगर है तो वो चीन है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे चीन को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका आज के दिन चीन सेंट्रिक काम कर रहा है। मैं यही 2 चीज बताना चाहूंगा। वेनेजुएला पे हमले में तेल, पेट्रो डॉलर था, तीसरा कारण चीन भी है। आप समझिए चीन क्यों है? चीन के करीब 5 लाख लोग वेनेजुएला में इसमें काम करते हैं, और बताते कई बिलियन डॉलर्स का इसने चीन और वेनेजुएला के समझौते हो चुके हैं तेल को लेकर के, और बीआरआई को लेकर के, जो जो इनके बाकी ट्रेड को लेकर के। तो वो चीन का इतना बड़ा वर्चस्व वहां हो रहा था, वो भी एक अमेरिका का फैक्टर है। जैसे मैंने बताया, 3 की रात को जब हमला होता है हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से, उससे करीब 2 घंटे पहले चीन का एक डेलीगेशन उनसे मिलकर के जाता है। वो भी संकेत था चीन को कि भैया तू कितना इसके साथ आता, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। पॉसिबली ये एक तीसरा एंगल भी चीन है। और यही देखिए आप आज क्या कह रहा है, अगर ट्रंप या अमेरिका के, आपने नेक्स्ट टारगेट ईरान ईरान वो चिल्ला रहे हैं, और ईरान को भी उन्होंने 3 दिन पहले बोला कि अगर इन विद्रोहियों में से, वो सब जानते हैं कि ये अपना मुसाद और सीआईए के भड़काई हुई ईरान में आ गए। वैसे ईरान के उसके कौमेनी के कर्म भी बुरे हैं, वो कर्म बुरे कैसे हैं देखिए, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, तीनों वो आतंकवादी संगठन है दुनिया में जिनका इनका सब ने जीना हराम कर रखा है। हमास तो हमारे ये जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, हमारा पहलगाम का हमला हमास द्वारा ही बताया जाता है, उसकी विचारधारा से प्रेरित था। तो ये ईरान के अंदर भी चीन का दोस्त है। चीन को तेल कहां से जाता है? ईरान से जाता है। ईरान ने प्रतिबंध लगा दिए, पर चीन कहता है मैं नहीं मानूंगा। अभी तक चीन तेल ले रहा था, भारत ने कम कर दिया। भारत अपना बिना लड़ाई झगड़े काम करता है, पर चीन ओपनली था। 2 चीज और दर्शकों को बताऊं, पिछले 15 दिन के अंदर आपने मॉनिटर किया हो, अमेरिका का चीन का एक जहाज जो सामान लेकर के वेनेजुएला आ रहा था, उस जहाज को, या शायद ईरान आ रहा था, अपने इंडियन ओशन के अंदर हिंद महासागर में उसको रोका गया, उसको खाली करवाया गया और फिर भगा दिया गया। चीन कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद 2 दिन पहले और जब ये 3 तारीख को वेनेजुएला से तेल लेकर के 2 बड़े टैंकर चीन के आ रहे थे, उनको भी उन्होंने पकड़ के रख लिया। तो चीन को वो संकेत दे रहे थे तेरी दादागिरी खत्म है, क्योंकि चीन भी देखे बदमाश है। चीन वहां पर ताइवान पे कब्जा करना चाह रहा है, ताइवान का वो डरा रहा है दुनिया को। तो चीन को ये बड़ी डाइवर्सिटी टैक्टिक्स है उस लेवल के ऊपर, जहां निशाना कहीं और होता है और हलचल कहीं और करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि अमेरिका का जो मेन आज के दिन है, अपने आप को मजबूत करना, उनकी पॉलिसी है कि वो जो जो तेल के बड़े बड़े भंडार है वो उनके कब्जे में आ जाए, और जो सेंट्रल जो एशियन जो ये अपना अरेबियन कंट्रीज का जो तेल का जो एक इनकी मोनोपोली है उसको तोड़ी जाए। वो युगोस्लाव का जो तेल लेकर के उसने किया, चीन की दादागिरी। हाँ, और देखिए एक और है, रूस और इनकी कोई समझौता जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर चीन को सबक सिखाने के लिए, अगर आपको पता हो, पनामा के अंदर, पनामा पे भी चीन का बहुत बड़ा है। तो ये बेसिकली यूएस वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूं मैं। और जैसे यूएस, नाटो और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूक्रेन को लेकर के, वो लड़ाई शुरू हुई थी, कंधा यूक्रेन का था। भारत और पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान, इस एरिया में अमेरिका ने कंधा चूज किया पाकिस्तान का। और अब इधर चीन के साथ जो कंधा है वो वेनेजुएला का है। तो ये आई एम श्योर अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में होता है, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। पर ये लाठी मैं मानता हूं, आपने देखा कि यूएनओ की जनरल असेंबली में अभी कल ही चर्चा हुई है और सबने इसका विरोध किया है। पर अभी तक किसी ने ऐसा विरोध नहीं किया, अमेरिका, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी देश हो, जो जाके कहेगी मैं मेरी मिसाइल वहां लगाऊंगा और मैं मेरा तेल का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तुम रोक के दिखाओ। तो ये जियो पॉलिटिक्स है। कोई भी देश इस समय देखिए हर आदमी अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। और यहीं पर मैं आपको बात बता रहा हूं, पहली बात भारत को और मोदी जी को और हम सबको, हर नागरिक को एक सबक लेना चाहिए कि आपकी सेना खुश नहीं है आपसे। याद रखिएगा, अगर आपकी सेना आपसे खुश नहीं है, उसको आप खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो मादुरो को उठा के ले गए। मादुरो एक व्यक्ति नहीं है भाई, उनका राष्ट्रपति है। तो अपने, और वो क्यों खुश नहीं थे, मैंने बताया उनकी तनख्वाह तक नहीं मिल रही थी। तो सेना से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट, उनको खुश रखना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। आप अपने सेना क्या है, सेना आपकी चौकीदार है। अगर चौकीदार को आप खुश नहीं रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो यकीनन चौकीदार जिस दिन चोर से मिल गया तो सब बेकार है। इसलिए भारत के लिए लेसन है, हमें अपनी सेना का ध्यान रखना पड़ेगा, सेना के वेपन इक्विपमेंट का। और मैं ये मानता हूं कि हमारे सेना के अंदर आज ही राजनाथ सिंह जी शायद करीब 100 पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं, टनल्स का उद्घाटन कर रहे हैं कश्मीर में। पर ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, ये उस व्यक्ति जो मादुरो का पर्सनल स्टाफ था, उसकी तनख्वाह नहीं मिली, उसकी एक बताते रिटायर्ड था, उसको कोई पेंशन से लेके झगड़ा था, और मादुरो की जो गार्ड था उसकी वाइफ बीमार थी, इलाज नहीं करा पा रही थी। तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहला ये है। दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि कहीं न कहीं आज जो विश्व पटल पर ये इस तरह पूरा उठल पटल हो रहा, देखिए भारत का वेनेजुएला के साथ कोई बड़ा व्यापार नहीं था, भारत की दूर दूर तक वेनेजुएला से कोई दोस्ती नहीं है। और जहां तक एक बात बताओ, जब भारत के अंदर पहलगाम हमला हुआ तो किस दुनिया के देश ने आके हमारे साथ दोस्ती दिखाई, हमारे को हथियार दिया? या भारत के अंदर आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मारे जा रहे हैं जानबूझ के भारत को चिढ़ाने के लिए, तो कौन सा दुनिया का देश हमारे साथ है? तो ये जो है ना, दूसरे के मतलब वो हनुमान बनने की जरूरत नहीं है आपको। देश हमारा है, और मैं मानता हूं हमारे अधिकारी, हमारी सरकार जो भी काम कर रही है वो अपने राष्ट्र हित में करेगी। बट जैसे मैंने एडवाइस की कि भैया जो आपका चौकीदार है, जो सेना है, वो चोर से ना मिल जाए, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए अभी ये वेनेजुएला ईरान पे भी चल रहा है, अभी कसमकस चल रही है। ईरान में लोग बाग बुर्का उतारने के लिए लड़कियां सड़क पे आई हुई हैं। हिंदुस्तान में एक बीमारी है कि बुर्का डालो। देखिए आपको सोचना पड़ेगा किस लेवल पे आज अंतरराष्ट्रीय पटल पर लोग तंग हो रखे हैं। ईरान के अंदर खोमेनी का जाना भारत के हित में है। क्यों हित में है? ये एक वो व्यक्ति है जिसने पिछले 79, आज कितने 45 साल हो गए, 45 साल से हिजबुल्ला, हूती, हमास, तीनों उन क्योंकि जिहादी ग्रुपों को इसने समर्थन दिया और ये इसके प्रॉक्सी थे। ये जाएगा तो पूरे इलाके में शांति होगी। और भारत तो मैं मानता हूं इस इस्लामिक आतंकवाद, इस जिहादियों का सबसे बड़ा भुगतरा है, हमारे पक्ष में रहेगा। जिस दिन ये चला जाएगा, जैसे कह रहे हैं वो उनका जो भी कोई सरकार बने, तो तेल का जो उत्पादन होगा वो भी एक तरीके से अच्छे तरीके से होगा। भारत को तो उसमें खुशी होनी चाहिए, उनकी सरकार खोमेनी की जाएगी तो भारत के लाभ में रहेगी। और अमेरिका जल्दी गिराए, मैं तो ये कहूंगा। इससे क्या होगा, चीन का जो वर्चस्व ईरान में है, ईरान अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, हमारा सेंट्रल एशिया में व्यापार खुलेगा, हमारा चाबार पोर्ट है वो फल फूलेगा, अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते, मतलब हमारी आसानी होगी। तो मैं मानता हूं ये इसका जो अमेरिका काम कर रहा है, मैं ग्रीनलैंड और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन, और वेनेजुएला देश के हमारे से कोई डायरेक्टली नहीं है, ये हो जाए तो भारत हित में होगा। और अमेरिका को देर सवेर भारत की जरूरत रहेगी इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस पूरी घटनाक्रम से आपने ये देखा होगा कि अमेरिका कभी भी किसी को अपना परमानेंट दुश्मन और ना ही किसी को अपना दोस्त मानता है। और तमाम ऐसी खबरें, और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए वो अभी कर्नल साहब ने बताया ही। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया